Good morning, students. Moving on for question number 11 in your exercise solution of unit number 13, sound. We are moving to the question number 11, which is a practical based question. ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका बच्चे दर बच्चे या पर्सन दर पर्सन आंसर चेंज हो सकता है। इसे क्वेश्चन को ही प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, इसका आंसर आपका थिंकिंग रिप्रेजेंट करता है कि आप कितना सोच सकते हो। सो इट इज प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन विच सेज योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस they have been offered on the roadside and another 3 lanes away from the roadside. Which house you would suggest your parents should buy? Explain your answer. ऐसे बोल रहे हैं कि आपके पेरेंट्स को एक घर खरीदना है, वो घर देखने के लिए जाते हैं। एक मकान है वो रोड पे ही है, इट इज रोड टच हाउस, काफी अच्छा है और रोड टच भी है। तो रोड टच होने की वजह से उसकी प्राइस भी हाई होती है, प्लस आपको ज्यादा रोड तक चल के नहीं जाना पड़ता। आपने गेट खोला कि कार निकाल के सीधे रोड से निकल गए। और दूसरा जो घर है वो उसी सोसाइटी में 3 गली छोड़ के हैं या 3 मोहल्ले छोड़ के हैं। तो आप कौन सा घर लोगे और क्यों? सो इसमें आपको आंसर देना है आई विल सजेस्ट अ हाउस विच इज 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड। क्योंकि हम साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको पैसों के बारे में या रोड से नजदीक है बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि यह साउंड का चैप्टर है। आपको नॉइस के रिगार्डिंग ही आंसर देना पड़ेगा। सो व्हाट यू विल आंसर, आई विल सजेस्ट अ हाउस विच इज 3 lanes अवे। मैं ऐसा घर सजेस्ट करूंगा जो रोड से 3 गली के बाद आता है फ्रॉम द रोड साइड। सिंस क्यों? क्योंकि नॉइस फ्रॉम द रोड विल बी लेस कंपेरेटिवली। क्योंकि रोड पे अगर आप मकान लेते हो तो जितने भी आने जाने वाले व्हीकल्स हैं उसकी आवाज बहुत ज्यादा होगी, नॉइस काफी ज्यादा होगा, आप सभी का मूड भी काफी खराब रहेगा। इससे अच्छा है 3 गली अंदर ले लो। और रोड तक आने की बात है तो 3 गली से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, 300 मीटर या 400 मीटर का फर्क पड़ता है। उतना तो आप चल भी लोगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ऑल्सो यू कैन एड ऑल्सो वॉकिंग टू दी रोड, रोड तक चल के आना आफ्टर 3 lanes, 3 लेन के बाद विल इम्प्रूव अवर फैमिली हेल्थ। फैमिली की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि डेली हम उतना चलेंगे। तो योर नॉइस प्रॉब्लम विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड एंड हेल्थ इशू ऑल्सो मेंशन। सो मूविंग फॉर अ क्वेश्चन नंबर 12. So now we are reached to question number 12. Question number 12 is little bit biological. अगर आपका बायोलॉजी अच्छा है तो ये क्वेश्चन आप काफी इजीली समझ पाओगे। So let us discuss sketch larynx and explain its function in your own words. आपको लैरिक्स मतलब वॉइस बॉक्स को ड्रॉ करना है और उसके जो भी फंक्शन है वो कैसे काम करता है उस फंक्शन को अपने वर्ड्स में लिखना है कि वो लैरिक्स यानी कि वॉइस बॉक्स कैसे काम करता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन अवर रेगुलर ऑनलाइन सेशन, फिगर के साथ हमने एक्सप्लेन किया था, बट अगेन वी विल रिवाइज इट ताकि आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। सो स्केच ऑफ अ वॉइस बॉक्स यू हैव टू ड्रॉ फर्स्ट। ये बहुत ही मुश्किल फिगर नहीं है, 1 या 2 बार आप अपने आप से ट्राई करोगे सो यू विल लर्न इट। सो व्हाट इज हियर, सो इट इज अ ड्राइंग ऑफ अ वॉइस बॉक्स। मैं आपको ये वॉइस बॉक्स दिखा रहा हूँ, इसको आप पहले पार्ट बाय पार्ट हमको देख लेंगे। सो योर वॉइस बॉक्स इन योर बॉडी इट इज बिन प्लेस्ड हियर, यहाँ पे ये जो एडम्स एप्पल है ना उसके अंदर वॉइस बॉक्स सेट हुआ होता है। तो वॉइस बॉक्स कैसे काम करता है उसको मैं 1 by 1 आपको दिखाता हूँ। अब जो भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि यू कैन ओनली स्पीक थ्रू एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब जो भी आप सांस बाहर निकाल रहे हो उसी के बदौलत आप बोल सकते हो। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि सांस लेते वक्त आप बोल पाओ। ट्राई करके देखो, आप ब्रीथ इन करो और बोलने की कोशिश करो, यू विल नॉट एबल टू स्पीक। अब बोल के साउंड भी आवाज भी नहीं निकाल पाओगे। तो साउंड इज टोटली बेस्ड ऑन एग्जॉस्ट। अभी एग्जॉस्ट कर रहे हो, जैसे हम ब्रीथ इन करते हैं
हमने सांस अंदर ली, अब वो सांस हम अपने विंड पाइप, यहाँ पे आपके चेस्ट के बीचों बीच एक विंड पाइप, मतलब जिसमें से हवा निकलती है वो विंड पाइप, यहाँ से होके आपके एडम्स एप्पल को यहाँ पे कनेक्ट होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो एयर इन, तो यहाँ से हवा अंदर जाएगी। अभी हवा अंदर जाते वक्त देर इज टू वोकल कॉर्ड्स जो ऐसे वी शेप में लगी हुई होती है, वी शेप में वोकल कॉर्ड्स लगी हुई होंगी, और वोकल कॉर्ड के नीचे एक पतला सा मेम्ब्रेन रहता है, पतला सा पर्दा रहता है जो वाइब्रेट होता है और आवाजें निकालता है। अभी वो वाइब्रेशन हवा अंदर जाने की वजह से, उसके वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे पतली या मोटी आवाजें निकाली जा सकती है, ऊंची या नीची आवाजें निकाली जा सकती है। तो आप बोलोगे सर वो कैसे आवाज निकलती है, हम समझ गए कि हवा से यहाँ से गई और मेम्ब्रेन के बीच में से हवा निकलती है तो उसकी वजह से आवाजें प्रोड्यूस होती है, पर पतली मोटी कैसे होती है? तो ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वोकल कॉर्ड्स को पकड़ के रखता है मसल, जैसे आपके बॉडी में मसल्स है, आप अपनी उंगलियां हिला पा रहे हो, इन द सेम वे योर बॉडी इज कंस्ट्रक्टेड विद द मसल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स। तो वोकल कॉर्ड के आसपास ये जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है वो दो मसल्स रहते हैं। वो मसल्स की कैपेसिटी है कि वो खुद को खींच सकते हैं और खुद को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, फैला भी सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये मसल्स जब खुल जाएंगे तब ये वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो जगह है वो कम हो जाएगी, और जगह कम हो जाने की वजह से पतली आवाज आएगी। तो उसी वजह से फीमेल्स में वोकल कॉर्ड्स छोटे होते हैं, इसीलिए उनकी आवाज पतली आती है। इन द सेम वे अगर आपको मोटी आवाज निकालनी है तो आपको मसल्स को बाहर के तरफ खींचना पड़ेगा। ये आप खुद कर सकते हो पर आपको वो दिखेगा नहीं। अगर मैं मोटी आवाज निकालना चाहता हूँ so what I am doing, I am pulling out my muscles of a Adam's apple। तो ये मसल्स एक दूसरे को खींचते हैं। तो आप बोलोगे सर खींचेंगे तो पीछे जगह भी तो होनी चाहिए फैलने के लिए, तो उसको फैलने के लिए यहाँ पे हमारे एडम्स एप्पल में ही खाली जगह होती है, ब्लैंक स्पेस, जिससे ये मसल्स आराम से खुल सके। सो व्हेन दिस मसल्स ओपन द डिस्टेंस बिटवीन वोकल कॉर्ड का जो वी है अब वो बड़ा भी हो जाएगा, और बड़ा भी हो जाने की वजह से आपके आवाज में बेस बढ़ जाएगा। जो मोटी आवाज हम बोलते हैं वो वोकल कॉर्ड को एक दूसरे से खींचने के लिए खींचने से प्रोड्यूस हो सकती है, इसीलिए मोटी आवाज निकालने में ज्यादा मेहनत लगती है कंपेयर टू पतली आवाज, क्योंकि पतली आवाज में आप मसल्स को खोल रहे हो, जबकि मोटी आवाज के लिए मसल्स खुद सिकुड़ रहा है। तो दैट इज द वे पतली और मोटी आवाज निकल सकती है। और इस वोकल कॉर्ड से होके ये वोकल कॉर्ड के ऊपर आपका नोज का एग्जॉस्ट यहाँ पे कनेक्ट होता है, और वहां से नाक के उससे आपकी आवाज, मतलब आपकी जो चेस्ट की हवा है वो बाहर निकल जाती है। आई थिंक यू हैव गॉट दिस फिगर। यहाँ पे जो आप व्हाइट पार्ट देख रहे हो ना वो एडम्स बोन है, मतलब वो हड्डी है। हमारा वॉइस बॉक्स बहुत ही नाजुक होता है, इट इज वेरी सॉफ्ट, इट इज वेरी डेलिकेट। तो उसको बचाने के लिए आउटर कवरेज में एडम्स बोन मतलब हड्डी लगी हुई होती है, जिसकी वजह से आपका वॉइस बॉक्स कभी भी डैमेज ना हो। आपको गले में कुछ लग गया तो वो वॉइस बॉक्स को डैमेज ना हो, इसलिए बोन्स भी कवर्ड अप होते हैं। सो आई थिंक द होल फिगर इज बीन अंडरस्टूड। यहाँ पे मसल्स दिखाए हैं, ऊपर भी काफी मसल्स होते हैं, पर उसके लिए आपको बायोलॉजी डेप्थ में जाना पड़ेगा। बट फॉर अवर पर्पस इट इज बीन इनफ। सो वी विल डिस्कस नाउ द फंक्शन ऑफ अ वॉइस बॉक्स। In humans, sound is produced by the voice box और a larynx। ये larynx और voice box दोनों एक ही वर्ड है, आपको जो इजी लगे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे n साइलेंट हो जाएगा, आप लैरिंक्स मत बोलना, n को साइलेंट करना है और larynx बोलना है। Two vocal cords are stretched across the voice box in such a way that it leaves the narrow slit between them। ये दोनों वॉइस बॉक्स ऐसे बंधे हुए होते हैं कि उसके नीचे स्लिट मतलब छोटी सी पतली सी जगह एक दूसरे के बीच में बनाता है। When lung force air through the slit, जब हमारे लंग से एग्जॉस्ट उस स्लिट से होके निकलता है, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं और प्रोड्यूसिंग साउंड, और उसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है।
Muscles attached to the vocal cord can make the cords tight and loose. ये वोकल कॉर्ड के साथ जो मसल लगे हुए हैं वो उसको पतला या मोटा कर सकते हैं. सो फंक्शन में बस इतने ही पॉइंट हैं और वो इनफ है, इतने ही लिखे तो अच्छा है. इससे एडिशनल में भी आप कुछ लिखना चाहो कि अगर स्ट्रेच होते हैं तो पतली आवाज आती है, एक्सपांड होते हैं तो मोटी आवाज आती है. दैट इज टोटली योर चॉइस. जितना चाहो लिख सकते हो, बट इट इज अ मिनिमम कि फिगर ड्रॉ किया और इतने फंक्शन लिखने हैं फॉर 4 मार्क्स. उससे ज्यादा आप लिखो तो देयर इज नो इश्यू. सो वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, which is the last question of your exercise. So last question of the exercise, question number 13. It is again experimental question. ये इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन डिफरेंट हो सकता है, बट लॉजिक इस क्वेश्चन के पीछे एक ही है. दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. Lightning and thunder take place in the sky at the same time and at the same distance from us. Lightning is seen earlier and thunder is heard later. Can you explain why? अभी बारिश का मौसम है, बिजली तो होती रहती है आसमान में. आपने देखा होगा काफी वक्त कि जब आसमान में बिजली गरजती है तो उसकी लाइट सबसे पहले आ जाती है और उसके बाद गड़गड़ाहट की आवाज आती है. ऐसा क्यों होता है? लाइट पहले दिखाई दी, गड़गड़ाहट बाद में आ रही है. फिर दिवाली वगैरह के टाइम पे, सेलिब्रेशन के टाइम पे अगर आप बॉम्ब फोड़ते हो या रॉकेट फोड़ते हो जो हवा में जाके फूटता है, तो आपने देखा होगा कि लाइट पहले आ जाती है और उसका धमाका बाद में होता है. ऐसे क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखें आगे है और कान पीछे है. देखिए, है ना, यही रीजन होगा. आंखें आगे है, दैट इज वाई यू सी लाइट फर्स्ट एंड देन यू हियर साउंड. ऐसा रीजन हो सकता है? नो, इट इज अ टोटल बुलशिट. पूरा ही गलत रीजन है. द ट्रू रीजन इज स्पीड ऑफ लाइट इज मच हायर कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड. लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से कहीं हद तक ज्यादा होती है. उसी की वजह से जब आसमान में कोई धमाका हो तो लाइट आपकी आंखों तक जल्दी से पहुंच जाएगी क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, वो जल्दी से दौड़ सकती है. So light will reach to your eyes fast compared to the sound will reach to your ear. ऐसा क्या होगा? लाइट आगे चली गई और साउंड पीछे पीछे आ रहा है. This phenomenon happens. So this is the reason. तो इसको हम लिखेंगे कैसे? It happens because, ये होता है क्योंकि speed of light is much higher than speed of sound. लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से काफी ज्यादा होती है. So लाइट विल रीच अस फास्टर देन साउंड. उसी वजह से लाइट साउंड के कंपेयर में ज्यादा तेजी से हम तक पहुंचेगी. दैट इज वाई लाइटनिंग इज सीन अर्लियर. उसी वजह से जब लाइटनिंग हो तो आपको वो जल्दी दिखाई देगी. एंड थंडर इज हर्ड लेटर. जो गड़गड़ाहट है वो आपको बाद में सुनाई देगी. सो यहाँ पे हमारा यूनिट 13 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी कंप्लीट होता है. In next online session we will come up with a new chapter. तो चैप्टर कौन सा होगा वो उसके लिए आपको नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन ही देखना पड़ेगा. टिल देन थैंक यू सो मच. रिवाइज वेल. और ये पूरी एक्सरसाइज आप अपने रेगुलर नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर दीजिए. एंड नोट्स विल बी प्रोवाइड टू यू वेरी सुन. बहुत ही जल्दी आपको नोट्स भी मिल जाएगी, उसको भी आप अपने रेगुलर बुक में लिख लेना. टिल देन थैंक यू सो मच एंड रिवाइज वेल.